हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्षारीय विलयन का पीएच है, यानी कि अगर क्षारीय विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7 से कम और ऑप्शन नंबर डी दिया है 7 से अधिक। तो बच्चों, जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और यदि विलयन उदासीन है तो ये अगर ये 7 से कम है तो अम्ल होगा, ठीक है, ये अम्लीय होगा। और यदि 7 है तो उसे हम लोग उदासीन विलयन भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो तनु अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है जस्ता या जिंक और ऑप्शन नंबर डी है आपका सल्फर। तो बच्चों, इसमें से जो है हमारा, जब आपका जस्ता या जिसे जिंक बोलते हैं, ये किसी भी अम्ल से जब अभिक्रिया करता है, तनु अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और इसकी अभिक्रिया इस तरह से है, जैसे अगर जिंक जो है आपका HCl से अभिक्रिया करता है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तो ये आपका बनाता है ZnCl2 और प्लस में H2, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। यानी कि इसमें से कौन सा जो है आपके धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम लोग धावन सोडा भी कह सकते हैं। तो बच्चों, धोने का सोडा जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र ये होता है Na2CO3 × 10H2O। ये आपके धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये जो हमारा NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो इसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। और ये आपका विरंजक चूड़ है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे बोलते हैं, और ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी कि जब कोई क्षारक किसी हल्दी से मिक्स किया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है हल्दी का। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पीला, ऑप्शन नंबर बी दिया है नारंगी, ऑप्शन नंबर सी दिया है भूरा लाल और ऑप्शन नंबर डी दिया है अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए बोला है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा। तो हल्दी खुद पहले से ही पीली होती है, तो जब ये क्षारक से मिलेगी तो भूरा लाल हो जाएगी। जैसे अगर आप कोई जब भोजन करते हैं तो दाल या सब्जी जब आपके शर्ट पे या आपके कपड़े पे गिर जाती है, सफ़ेद रंग के कपड़े पे, तो अगर हम उसको साबुन से धुलते हैं तो वहाँ का जो रंग होता है वो भूरा लाल हो जाता है। इसलिए जो क्षारक होते हैं, तो जो आपका साबुन होता है वो क्षारक होता है, तो क्षारक को हल्दी के साथ मिलाएंगे तो उसका जो रंग है वो भूरा लाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसका संभावित पीएच मान कितना होता है, मतलब पीएच कितना रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो वर्षा है वो अम्लीय वर्षा है। तो इसका जो है ऑप्शन ए दिया है 5.2, ऑप्शन बी दिया है 6.2, ऑप्शन सी दिया है 7.2 और ऑप्शन डी दिया है 8.2। तो जो अम्लीय वर्षा होती है बच्चों, उसका जो पीएच मान होता है वो 5.2 से 5.5 के बीच होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो आपका शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 7 और ऑप्शन डी दिया है 14। तो बच्चों, जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, ठीक। तो उसका जो पीएच मान है वो 7 होता है, क्योंकि पीएच स्केल 0 से नहीं शुरू करते हैं, पीएच स्केल को हम लोग 7 को मूल बिंदु मान के चलते हैं। तो जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, और इसी कारण से जो जल है आपका उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, ठीक है। 1 बिलियन है जिसका पीएच मान कितना है, 3 है। बिलियन है वो, यानी कि वो बिलियन कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर दिया कि क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है उदासीन होगा और ऑप्शन नंबर सी दिया है कि आपका अम्लीय होगा। तो बच्चों, आप जिस बिलियन का पीएच मान 3 से कम होगा, अगर कोई भी बिलियन है उसका पीएच मान 3 से कम होगा, 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय बिलियन होता है। तो 3 जो है 7 से कम है इसलिए अम्लीय होगा, और यदि यही 7 से अधिक होता तो ये आपका क्या होता, क्षारीय होता। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 7 का, वो आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया आपका कि अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान होता है, यानी कि अगर अम्लीय विलयन है कोई तो पीएच का मान क्या होगा, पीएच बराबर होगा 7, या इसका मतलब है कि पीएच का जो मान है वो 7 से कम है, और इसका मतलब है कि जो पीएच का मान है वो 7 से अधिक है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे मुंह जो है 7 की तरफ खुला है, यानी 7 बड़ा है और पीएच छोटा है, और यहाँ पे पीएच की तरफ मुंह खुला है इसका, तो इसे हम कह सकते हैं कि पीएच जो है 7 से बड़ा है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन, अगर कोई विलयन अम्लीय है तो अम्लीय विलयन का जो मान होगा, जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। अगर 7 से कम आएगा तो उसे अम्लीय बोलेंगे। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि क्षारीय विलयन के लिए पीएच होता है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन दिए गए हैं आपके, लेकिन क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे 7 से बड़ा को दिखा रहा है ये, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 का जो है सी आंसर सही हो जाएगा।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो ये हमारा है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे बोला है बेकिंग सोडा का सूत्र है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन जो देखा था वहाँ पे धावन सोडा के सूत्र को देखा था, और यहाँ पे बेकिंग सोडा का सूत्र बताया है। तो ये ऑप्शन है NaHCO3, दूसरा ऑप्शन है CaOCl2, और सी ऑप्शन है NaOH, और डी ऑप्शन है NaCl। तो बच्चों बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो ये होता है NaHCO3, जिसे हम लोग सोडियम, इसका नाम है रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। ठीक, ये विरंजक चूर्ण है, अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और ये आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलीन सूचक रंग होता है। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में बताते हैं कि वो विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। उनका जो रंग होता है, उनका जो गंध होता है, विलयन में मिलाने के बाद बदल जाता है, और उसके आधार पर हम पता करते हैं कि वो विलयन जो है आपका कैसा विलयन है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है कि गुलाबी, पीला, नीला, नारंगी। तो क्षारीय विलयन के लिए बोला। ठीक है ना, अगर फिनाल्थिलीन को क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी 12 का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? ठीक है, इसमें से कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है H+, ऑप्शन नंबर बी दिया है OH-, ऑप्शन नंबर सी दिया है Cl-, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि O2-। ठीक, तो लाल को नीला कौन करता है पहले ये जान लेते हैं। तो अगर कोई भी विलयन क्षारीय है, ठीक है ना, अगर क्षारीय विलयन है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक, और क्षार की पहचान होती है कि जिस विलयन में OH- आयन होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर विलयन अम्लीय होता है, ठीक है, अगर विलयन जो है आपका अम्लीय है तो अम्लीय विलयन ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर लिटमस आपका नीला है तो इसको क्या कर देगा? लाल बना देगा। ठीक है, और इसमें जो होता है H+ आयन उपस्थित होता है। ठीक, तो इसका जो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, दांतों का जो इनेमल होता है, जो दांत के ऊपर सफ़ेद वाला भाग होता है, ठीक है, वो आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसकी प्रकृति है, मतलब ये कैसा होता है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए दिया है क्षारी, ऑप्शन नंबर बी दिया है अम्लीय, और ऑप्शन नंबर सी दिया है उदासीन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उभयधर्मी। तो जो दांतों का इनेमल होता है वो नॉर्मली पानी में तो नहीं घुलता है, ठीक है, लेकिन दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट है, और इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक जो होता है आपका फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल जब अगर ये जल में घुलेगा तो ये दो भागों में टूटेगा, फास्फोरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। लेकिन ये जो होता है दुर्बल अम्ल होता है, इसमें दुर्बल यानी कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। और दूसरा जो चीज़ इसमें मिलता है वो आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही प्रबल मात्रा में होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार होता है, ये क्षार होता है और ये अम्ल होता है। तो फास्फोरिक अम्ल जो अम्ल है ये दुर्बल होता है इसमें, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये प्रबल होता है इसमें। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो कैल्शियम फास्फेट होता है वो कैसा होता है? क्षारी होता है। ठीक है, क्षारी। जब इसको जल में आप घोलेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, फास्फोरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका दुर्बल है और ये प्रबल क्षार है। इस वजह से जो आपका कैल्शियम फास्फेट है उसे कहा जाएगा कि जो इसकी प्रकृति होती है वो क्षारी होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रूश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि जो दंत क्षय होता है, दंत क्षय को रोकने के लिए हमको कैसे टूथपेस्ट की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन दिया है कि अम्लीय, ऑप्शन बी दिया है उदासीन, ऑप्शन सी दिया क्षारी, और ऑप्शन डी दिया है संक्षारक। ठीक, तो बच्चों जो आपका दंत क्षय होता है उसके पीछे कारण होता है कि जब मुंह का पीएच मान, नॉर्मली मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, जब इससे मुंह का पीएच मान कम होने लगता है 5.5 से, तो हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। इस कारण से हमारे दांतों का जो है क्षय उत्पन्न हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमें क्षारी दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, क्षारी टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। तो 15 का जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान होता है, यानी कि पाचन के दौरान जो जठर रस उत्पन्न होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7 के बराबर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 0 के बराबर। तो जो जठर रस होता है बच्चों उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग HCl कहते हैं, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है जठर रस में, इसलिए इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो 16 का ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यानी इसमें से कौन सा जो है आपका अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नींबू का रस, ऑप्शन नंबर डी दिया है मानव रक्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है चूने का पानी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है
प्रति अम्ल। तो इसमें क्या बोला है कि हम लोगों को अम्लीय प्रवृत्ति, प्रति अम्ल माने कि एंटी एसिड हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो 17 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नींबू का जो रस होता है वो आपका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और इसका जो पीएच मान होता है 2.5 के लगभग में होता है, ठीक है। जो मानव रक्त है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और चूने का जो जल है वो भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 11 होता है, ठीक। चूने के पानी का जो पीएच मान है वो 11 होता है, इस कारण से ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। मानव रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है, तो ये भी आपका एक दुर्बल क्षार हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी दिया है चाक और ऑप्शन नंबर सी दिया है संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका कार्बन होता ही नहीं है, इस कारण से ऐसा होगा। इसका सूत्र होता है CSO4 × 2H2O। तो यहाँ पे कार्बन की उपस्थिति ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का कोई चांस नहीं है और इन तीनों में जो है कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि धातु कार्बोनेट जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। धातु कार्बोनेट, किसी भी धातु का कार्बोनेट जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और ये हमारा अभिक्रिया करता है HCl के साथ। ये हमारा तनु अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे बच्चों बनेगा आपका NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और साथ ही में H2 यानी कि जल बनेगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, CO2 गैस उत्पन्न हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि पानी में H+ आयनों की तुलना में अधिक OH- आयन होता है तो यह है, यानी कि अगर कोई जल है उसमें H+ आयन कम है लेकिन OH- आयन ज़्यादा है तो वो कैसा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्षारीय होगा। जहाँ पे OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी वो क्षारीय होगी। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और साथ ही में यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे इस तरह की और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।